So good morning everyone. This is the part 5 for our chapter 6 understanding our criminal justice system. So हमने इस चैप्टर को ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लास्ट में देख रहे थे कि जज का क्या रोल होता है और इसमें आगे क्या क्या लॉज होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ये ओवरव्यू देखा था कि जस्टिस में क्या क्या होता है। नेक्स्ट में हमने यहाँ केस स्टडी देखी थी मिसेस शिंदे और शांति की, जिसमें जो शांति है उसको अक्यूज़ किया गया था चेन स्टोलन के लिए। ठीक है, कि उसने चेन चोरी करी है इस चीज़ के लिए, जो करीबन मतलब मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर तक केस चला था और उस केस के बाद शांति को इनोसेंट प्रूव करा गया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमें इस केस में कौन कौन किस किस का रोल देखने के लिए मिला। पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। ठीक है, इन चारों का ही रोल था, जिसमें हमने देखा पुलिस का क्या रोल होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसके अकॉर्डिंग जो उसको लॉज मिले हुए हैं उसको सारे राइट्स एंड लॉज को फॉलो करना होगा, किसे, पुलिस को। फिर हमने देखा FIR क्या होती है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है, जिसमें हमने देखा कि वो विटनेस और एविडेंसेस प्रोवाइड कराते हैं इम्पार्शियली, मतलब दोनों के लिए। फिर हमने जज का रोल देखा, जो कि सबके सामने मतलब इन फ्रंट ओपन कोर्ट में ही अपना जजमेंट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल यानी कहता है कि एक प्रॉपरली चांस प्रोवाइड कराया जाता है दोनों को ही अपने आप को प्रूव करने के लिए, दोनों पार्टी को, यानी जिसने अक्यूज़ किया, जो कंप्लेनेंट है उसको भी और जिसको अक्यूज़ किया है उसे भी। ठीक है, अब हम इसमें लास्ट में देख रहे थे कि हमें किस किस चीज़ की, मतलब शांति को किस किस चीज़ को देने की ज़रूरत पड़ी थी फेयर ट्रायल की, मतलब फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है। तो एक तो फर्स्ट हमने देखा था कि कोर्ट ओपन होना चाहिए, यानी जो उसके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट वो प्रेजेंट होंगे जिन्हें वो चाहती है। ठीक है, सेकंड हमने देखा था कि वहाँ पे एक उसको डिफेंस लॉयर प्रोवाइड कराया जाता है, अगर वो इतने पुअर हैं कि वो अपने लिए लॉयर नहीं हायर कर सकते, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है यानी वो उनको लॉयर प्रोवाइड कराती है। फिर हमने देखा था कि जज जो होते हैं वहाँ के, वो उनको यानी कि लॉयर्स को पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आपस में क्रॉस एग्जामिन करें, यानी वहाँ पे जो भी विटनेस प्रोवाइड है वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अज्यूम टू बी इनोसेंट, अगर वो इनोसेंट है तो उसको इनोसेंट, अगर वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का जजमेंट मिल जाता है, अगर वो क्रिमिनल है तो उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है, और वो इनोसेंट है तो उसको उससे फ्री कर दिया जाता है। फिर हम नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे, इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट। तो जज जो भी डिसाइड करते हैं वो वहाँ पे जो एविडेंस होते हैं, सबूत के जो होते हैं या विटनेस जो होते हैं, एविडेंसेस एंड विटनेस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। द जज डिड नॉट जम्प टू द कंक्लूजन दैट शांति वॉज द थीफ जस्ट बिकॉज शी वॉज अ पुअर मेड सर्वेंट। जज ये नहीं कह सकते कि जाते ही जब कोर्ट में केस प्रेजेंट होगा कि क्योंकि शांति पुअर लेडी है, गरीब है और उसके पास वो एक सर्वेंट है तो वो क्या है, थीफ है, ऐसा नहीं। उनको दोनों तरफ के विटनेस और एविडेंसेस देखने होंगे। इंस्टीड द जजमेंट रिमेन्ड इम्पार्शियल एंड सिंस द एविडेंस शोड दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वॉज अ थीफ। और जज जो होते हैं वो इम्पार्शियल होने चाहिए, यानी कि दोनों के तरफ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उनको किसी को भी नहीं सेलेक्ट करना होता, मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन गुड है, कौन बैड है, वो सिर्फ एविडेंसेस और विटनेस के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट देते हैं। जिसमें जैसा कि इसमें दिया गया था कि भले ही मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे जो थे वो रिच थे और शांति जो थी पुअर लेडी थी, लेकिन क्योंकि सारे एविडेंसेस शांति के सपोर्ट में थे तो उसको इनोसेंट, लास्ट में जजमेंट जो था क्या आया कि शांति इनोसेंट है। इन शांति's केस जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वॉज गिवन अ फेयर ट्रायल। तो यहाँ पे हमने केस में देखा पूरे में ही कि शांति को पूरी तरह से जस्टिस यानी न्याय क्यों मिला, क्योंकि उसको फेयर ट्रायल यानी कि उसको अपनी बात रखने का मौका मिला था।
The Constitution and law both state that all the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner. So चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब कोई भी केस या इंडिया के लिए हो या किसी स्टेट के लिए हो, पर दोनों के लिए लॉ सेम है। और लॉ क्या है कि चाहे कोई पुअर हो या फिर कोई रिच हो, चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना किसका काम है? लॉ कोर्ट का काम होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल द पर्सन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन प्रॉपर मैनर, मतलब कि सबको अपना रोल जो है वो प्रॉपरली करना पड़ता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रोसिक्यूटर हो, चाहे वो फिर जज हो या लॉयर हो। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, get a free trial when accused. So इस लाइन को हम ढंग से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। What is this means that they all need to work? इसका क्या मतलब होता है कि उन सबको काम करना पड़ता है? इसका मतलब होता है कि every citizen यानी हर सिटीज़न इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, मतलब हमें उनका इर्रिस्पेक्टिव, मतलब हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना कि वो कौन से क्लास हैं, चाहे रिच हैं या पुअर हैं या फिर मोर रिच हैं ये बहुत ज़्यादा पुअर है ना, ना उनकी कास्ट देखनी, ना जेंडर देखना कि मेल है फीमेल है, ना रिलीजन देखना यानी हिंदू मुस्लिम है ना, इस्लाम क्रिश्चियनिटी, ना हमें ये देखनी कि वो कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं यानी किस में बिलीव करते हैं। उनके बिना बैकग्राउंड को देखे हमें उन्हें फेयर ट्रायल देना होता है, यानी कि कोई भी कोर्ट पुलिस किसी भी चीज़ को इसीलिए पनिश नहीं कर सकती कि वो किस कास्ट क्लास जेंडर या आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल, तो रूल ऑफ लॉ क्या है कि हर कोई इक्वल है बिफोर द लॉ, लॉ के लिए मतलब कोर्ट के लिए, लॉ के लिए, न्याय के लिए हर कोई इक्वल है। विदाउट would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution. ये ज़रूरी है कि हर को if every citizen were not guaranteed a fair, मतलब दिस रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक मच सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड अ फेयर ट्रायल बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर ये रूल फॉलो नहीं करा जाएगा, हर किसी को फेयर ट्रायल यानी अपनी बात बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, एविडेंसेस प्रूफ करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। कौन सा रूल? रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए हर किसी को फेयर ट्रायल मिलना ज़रूरी है। लास्ट देखेंगे, all the processes written in bold on page number 74 are crucial to fair trial. Write in your own words. So आपको इसमें पेज नंबर 25 पे जो भी बोल्ड अल्फ़ाबेट्स में लिखा है, बोल्ड अक्षरों में, वो लिखना है। जैसे शांति इस केस से रिलेटेड है, ओपन कोर्ट, बेसिस ऑफ एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। कि ओपन कोर्ट क्या होता है, इस केस के अकॉर्डिंग आप कैसे बताएंगे ओपन कोर्ट क्या है, बेसिस क्या थे एविडेंस के, और किससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन किससे हुआ था? सब जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे उनसे। लास्ट हम देखेंगे, डिस्कस इन क्लास व्हाट माइट हैव बीन हैपेंड इन शांति's केस इन द फॉलोइंग प्रोसीजर। और हम ये आपस में डिस्कस करेंगे कि शांति के केस में क्या हुआ था। इफ़ शी वर नॉट डिफेंड बाय लॉयर, अगर उसको लॉयर के द्वारा डिफेंड नहीं किया, मतलब उसको लॉयर नहीं मिलता, तो क्या होता? इफ़ द कोर्ट हैड नॉट अज्यूम टू हर इनोसेंट, अगर कोर्ट उसको इनोसेंट नहीं मानती तो क्या होता। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसको रीड करिए और अच्छे से वीडियो को सुन के समझें। ठीक, थैंक यू।